नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि समय बड़ा बेरहम होता है और उसकी चक्की बड़ा महीन पीसती है। समय का चक्र जब बदलता है तो व्यक्तियों की ही नहीं, देशों की भी किस्मत बदलती है। याद कीजिए, एक समय ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज डूबता नहीं था। आज ब्रिटेन की जो हालत है वो उसको दयनीय कहा जा सकता है अगर आप उनके पिछले वैभव से उनकी तुलना कीजिए तो ब्रिटेन की जो ये स्थिति है, मुश्किल ये है कि वो इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। उन्होंने भारत जैसे देश को जो सोने की चिड़िया कहलाता था उसको एक तरह से भिखमंगा बना दिया, बहुत बुरी हालत में पहुंचा दिया। यहाँ से जितना लूट सकते थे लूट कर ले गए। एक मोटा अनुमान ये है कि 48 ट्रिलियन पाउंड स्टर्लिंग के बराबर की संपत्ति अंग्रेज़ यहाँ से लूट कर ले गए। और संपत्ति ले गए उसकी कोई बात नहीं, संपत्ति आनी जानी है। हम लोग मानते हैं कि धन संपत्ति जो है हाथ का मैल है, आएगा फिर बनेगा। लेकिन उन्होंने जितने लोगों को मारा, और ये मैं पुलिस फायरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अकाल के दौरान जिस तरह से लोगों को मरने के लिए छोड़ा, उसकी संख्या करोड़ों में है। उसका हिसाब कब देगा ब्रिटेन? लेकिन अभी शुरुआत मैं कर रहा हूँ दो खबरों से, हालांकि थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं खबरें, लेकिन दोनों खबरों का महत्व अभी कई साल तक बना रहेगा, दिन की बात नहीं। एक है BBC की खबर। भारत का चंद्रयान जब चंद्रमा पर पहुंचा और चंद्रमा के डार्क साइड पर लैंड किया, उसके बाद से बहुत से देश की हालत ऐसी हो गई कि उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। भारत की ये सफलता उनको पच नहीं रही। उनके लिए बड़ा आश्चर्यजनक है और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भारत हमसे आगे निकल गया। उनमें से ब्रिटेन भी एक है। ब्रिटेन के लोगों की अभी वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसी में जी रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और भारत हमसे बहुत कमतर है। ये जो भाव है वही बताता है जब BBC का एंकर ये बोलता है कि आपके देश में 70 करोड़ लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है और आप चंद्रमा पर जाने की बात कर रहे हैं, आप चंद्रमा पर जाने का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये उनकी हताशा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिससे इतना कुछ लूट कर लाए थे, जिसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ा था हमने, आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंगाल कर दिया, जिसकी टेक्नोलॉजी छीन ली, जिसके प्राकृतिक संसाधन छीन लिए, वो देश हमसे इतना आगे निकल गया। और अभी तो हाल ही में भारत ब्रिटेन को पीछे करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, उसका भी दंश है। एक उनके यहाँ न्यूज़ चैनल है GB न्यूज़, उसने एक खबर चलाई। उसने कहा कि भारत ने 2.3 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग की सहायता ली थी ब्रिटेन से, वो लौटा दे। कि जब आपके पास इतना पैसा है कि आप चंद्रयान भेज सके तो आप हमसे पैसा क्यों ले रहे हैं? अब आप देखिए, अभी एक घटियापन की पराकाष्ठा है। अगर आपने किसी की मदद की है तो उससे इस तरह से पैसा वापस मांगना, ये आपकी मानसिकता को बताता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत बात है। ये बात सही है कि ब्रिटेन ने भारत को 2.3 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग की मदद देने की घोषणा की थी, ऑफर किया था। भारत ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे लिए ये चिल्लर है, कहा था ये पीनट्स है हमारे लिए, और लेने से मना कर दिया था। लेकिन इस कम पढ़े लिखे एंकर को ये भी पता नहीं था अपने देश के बारे में कि क्या हो रहा है। और ये मदद जो आती है कोई भारत सरकार को नहीं मिलती, ये NGOs के जरिए आती है। और ऐसी मदद जितनी जल्दी, जितनी तेज़ी से दूसरे देशों से भी आने वाली बंद हो जाए उतना अच्छा। क्योंकि ये जो NGO को पैसा आता है ये भारत के विरोध में काम करते हैं, भारतीय समाज को तोड़ने का काम करते हैं, भारत की प्रगति के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के पास इस तरह का पैसा ना आए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब एक चर्चा सोशल मीडिया पर बाकी जगह शुरू हो गई है कि भाई पहले ब्रिटेन हमारा जो है 48 ट्रिलियन पाउंड स्टर्लिंग लौटाए,
जो लूट कर ले गए हैं, और उसके अलावा कोहिनूर हीरा जो चोरी करके ले जाया गया ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की हालत इस समय क्या है आर्थिक रूप से, इसको समझने के लिए सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। आपको मालूम है कि अभी उनकी महारानी का निधन हो गया था, नए राजा बने हैं। राजा का, किंग का कोरोनेशन सेरेमनी होनी थी। ब्रिटेन ने उस कोरोनेशन सेरेमनी को टाल दिया, स्थगित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो तामझाम चाहिए उसका पैसा नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हैं? ब्रिटेन जो अब 5वीं से 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है, जो विकसित देशों की श्रेणी में आता है, जिसका पर कैपिटा जीडीपी हमसे 17 गुना ज़्यादा है, उसके पास पैसे नहीं हैं अपने किंग के कोरोनेशन सेरेमनी के लिए। तो इससे ब्रिटेन की हालत का अंदाज़ा लगाइए। ब्रिटेन एक ऐसा देश बन चुका है जो इमिग्रेंट से अपने देश के लोगों को, अपने देश की बच्चियों को उनके आक्रमण से बचाने में सक्षम नहीं है। और ये बात जो है वहाँ की सरकार के मंत्री स्वीकार कर चुके हैं। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस संबंध में कार्रवाई शुरू हुई है। तो ब्रिटेन की हालत आप समझिए। ब्रिटेन बहुत जल्दी से, मेरा मतलब किसी देश की, राष्ट्र की बात करें तो जल्दी का मतलब 10, 20, 25, 30 साल कम से कम होता है। शरिया से चलने वाला यूरोप का शायद पहला देश बन जाएगा। आप मानकर चलिए, ब्रिटेन जिस दिशा में जा रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता शरिया से चलने वाला देश बनने से। लेकिन वो आज का विषय नहीं है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। बात यह है कि ब्रिटेन ने किया क्या, कितने लाख या करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार है ब्रिटेन। भारत में ब्रिटिश शासन में 10 अकाल पड़े हैं, 10 अकाल। इनमें करोड़ों लोगों की मौत हुई है। सबसे इसमें जो है बदनाम, जो है मशहूर तो नहीं कहना चाहिए, बदनाम जो अकाल था वो 1943 का बंगाल का अकाल था, जिसमें बंगाल में उस समय बांग्लादेश का भी हिस्सा आता था, उड़ीसा का, बिहार का, ये सारे हिस्से आते थे। इसमें मतलब अलग अलग अनुमान हैं 15 लाख से 60 लाख लोगों के मरने की। लेकिन ढाका, कलकत्ता, दूसरे जो शहर थे, ये शहर कंकालों से पटे पड़े थे। अब कौन कौन से अकाल पड़े ब्रिटिश शासन में, उनकी एक बार सूची आपको बता देता हूँ। बंगाल में 2 अकाल पड़े। पहला 1770 में, फिर 1866 में उड़ीसा का अकाल। इसमें उड़ीसा और बिहार दोनों प्रदेशों, आज जो उड़ीसा और बिहार हैं, इन दोनों प्रदेशों के लोग प्रभावित हुए। फिर 1876 का मद्रास का अकाल। फिर 1876 से 1878 के बीच देश के और बहुत से हिस्सों में अकाल पड़ा। फिर 5वां अकाल था छोटा नागपुर का, जो आज की दृष्टि से देखें तो झारखंड और बिहार के कुछ हिस्से आते हैं। ये 1899 और 1900 में पड़ा था। फिर बिहार का अकाल 1900 और 1901 का, 1900 और 1901 का। फिर 1903-04 का बुंदेलखंड का अकाल। 8वां था डेक्कन फेमिन, जो 1905 से 1906 के बीच रहा। फिर 9वां सबसे भयंकर 1943 का बंगाल का अकाल। फिर 1943-44 का असम और बर्मा का अकाल। ये 10वां अकाल था। अब इन 10, आप कह सकते हैं कि ये तो प्राकृतिक आपदा हो सकती है। बिल्कुल, फसल बर्बाद हो गई, ये प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार की टैक्सेशन की पॉलिसी, रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसी, वो भी सबसे ज़्यादा, बल्कि वही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। और बंगाल के अकाल में हुआ, और दूसरे अकाल में भी, खासतौर से बंगाल के अकाल में 1943 में हुआ कि देश के दूसरे हिस्सों से अनाज आने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया था। डर था कि अनाज जो है जापानियों के हाथ लग जाएगा। लेकिन केवल 1943 का मामला होता तो भी ये बात समझ में आती। इससे पहले भी ब्रिटिश हुकूमत ने लोगों के अकाल से मर रहे लोगों की मदद के लिए कुछ भी नहीं किया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। गांव में खाने को कुछ नहीं बचा तो लोग शहरों की ओर भाग कर आए कि वहाँ राहत सामग्री बट रही होगी, वहाँ कुछ मिल रहा होगा। वहाँ भी हालत वही थी।
तो कूड़े के ढेर पर कुत्तों से झगड़ा होता था लोगों का बचा खुचा खाना छीनकर खाने के लिए। ये परिस्थिति थी। इसमें करोड़ों लोग मरे और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत जिम्मेदार थी। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जानना जरूरी है। आज जब ब्रिटेन और उस दूसरे विकसित देश भारत के खिलाफ ह्यूमन राइट्स का मामला उठाते हैं तो उनको एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनका अतीत क्या रहा है। उन्होंने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं मानवता के खिलाफ। करोड़ों लोगों की हत्या के दोषी हैं ये लोग, और ये भारत से सवाल पूछते हैं ह्यूमन राइट्स पर। क्या अधिकार है इनको? और उस बीबीसी के संवाददाता से कहना चाहता हूँ कि भारत में 70 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है। ये किस ज़माने की बात कर रहे हो? कुछ पढ़ते लिखते हो, कुछ जानकारी भी है। आज भारत में मुश्किल से 10% लोग परिवार ऐसे होंगे जिनके पास शौचालय की सुविधा शायद ना हो। वो भी इसलिए कि उन्होंने उसको ऑप्ट नहीं किया, उसके लिए प्रयास नहीं किया। सरकार की ओर से मुफ्त शौचालय की जो सुविधा दी गई उसके कारण पूरे देश में पूरा माहौल ही बदल चुका है। तो ये इन लोगों को कुछ पता नहीं है। इनको दरअसल ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है कि कैसे भारत आगे निकल गया। हम इतने समृद्ध देश होते हुए हम दुनिया के विकसित देशों की गिनती में खड़े। हमारे पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का अधिकार है, फिर भी हम चंद्रमा की ब्लैक साइड पर नहीं पहुंच पाए, वहां अपना चंद्रयान नहीं उतार पाए। अब तो भारत ने अपना आदित्य मिशन भी शुरू कर दिया। आदित्य L1 2 तारीख को यानी शनिवार को रवाना हो गया। अब आप समझिए भारत की तरक्की को देखिए। ये तरक्की कैसे हुई है? हमारी मेहनत से। हम जब सोने की चिड़िया बने थे तब भी अपनी मेहनत से बने थे, अपनी संस्कृति और सभ्यता के कारण बने थे। आज भी हम जहाँ खड़े हैं अपनी मेहनत और अपनी संस्कृति और सभ्यता के आधार पर खड़े हैं। ये बात ब्रिटेन जैसे या दूसरे यूरोपीय देशों के लिए समझना बहुत कठिन है। तो अभावों और चुनौतियों में इसके बीच हमारी जो तरक्की है, हमारी जो प्रगति है, वही बहुत से देशों के लिए आश्चर्य का विषय है और कुछ देशों के लिए ये ईर्ष्या का विषय है। ख़ास तौर से उन देशों के लिए जो अपने को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। और ब्रिटेन, उसने तो हम पर लंबे समय तक राज किया है, हमको अपना उपनिवेश बनाकर रखा। उस ब्रिटेन को तो ये बात पच ही नहीं सकती। और आप देखिए जिस अंग्रेज़ शासन ने ये सब किया उसके बारे में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता क्या सोचते थे। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, गांधी जी और नेहरू जी दोनों चाहते थे कि भारत के झंडे पर, तिरंगे पर कोने में यूनियन जैक भी रहे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और वो खुशी खुशी हमको सत्ता सौंप कर जा रहे हैं। अब आप मतलब समझ में नहीं आता कि इस पर क्या कहें, क्या बोलें। किस तरह की मानसिकता ये है कि अपने आतताई से, आक्रमणकारी से, जिसने गुलाम बनाकर रखा, उसके प्रति इस तरह की सहानुभूति, उसके प्रति इस तरह का भाव। इसके लिए तो आपको कोई महामानव बनना पड़ेगा। आप सामान्य मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए हम आप तो इस तरह से सोच भी नहीं सकते। अंग्रेज़ों ने अपने शासन में जो किया है उसके लिए उन पर कायदे से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चलना चाहिए था। इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए था। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन 1947 में हुआ। उसके लिए बहुत हद तक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ सरकार जिम्मेदार थी। जिस तरह से विभाजन को हैंडल किया गया, जिस तरह से उस समय मारकाट को रोकने की कोशिश नहीं हुई, तो ये इतिहास की बातें हैं। ये इसलिए नहीं बताने की ज़रूरत है कि इसके बाद जो है जिन्होंने ऐसा किया उनसे बदला लेना है। इसलिए कि इसको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, जिससे फिर से ऐसी गलती ना हो, जिससे फिर से कोई हमारा इस तरह का फ़ायदा ना उठा पाए, जिससे फिर से हम पर कोई इस तरह से अत्याचार न कर पाए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।